दशकों से हम ब्रह्मांड की अथाह गहराई में झांकते रहे हैं, आशा करते रहे हैं, अनुमान लगाते रहे हैं, कल्पना करते रहे हैं। न केवल ग्रहों या तारों की खोज में, बल्कि किसी भिन्न, किसी असंभव चीज की खोज में। हमने अपने यंत्र, वॉयेजर, हबल और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष के अंधकार को चीरकर उसके गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए भेजा है। लेकिन वेब ने जो खोजा है वह शायद कोई रहस्य न हो। यह एक संदेश हो सकता है, और इससे भी बुरा, यह जीवित हो सकता है। पहली नजर में 3 एटलस एक और अंतरतारकीय यात्री की तरह लग रहा था, अंतरिक्ष में बिखरा हुआ एक रहस्यमय पत्थर। लेकिन यह सिर्फ चमक नहीं रहा था, यह स्पंदित हो रहा था, अनियमित रूप से नहीं, बल्कि एक धड़कन की तरह, एक विशिष्ट संकेत की तरह, बेहद सटीक रूप से। और इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ एक रहस्य नहीं था, यह एक चेतावनी थी। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर यह खोज वही है जो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, तो हम अकेले नहीं हैं, और हम कभी अकेले नहीं रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को आकाशगंगाओं में तारों के जन्म स्थानों और समय की सीमा से भी परे, मानव आंख की पहुंच से कहीं अधिक दूर तक देखने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन गहरे अंतरिक्ष की एक नियमित खोज के दौरान इसने किसी ऐसी चीज को देखा जो असामान्य रूप से गतिमान थी। जहां कुछ नहीं होना चाहिए था, वहां प्रकाश का एक धब्बा। ये 3 आंखों वाला एटलस था, हमारे सौरमंडल से गुजरने वाला तीसरा पुष्ट अंतरतारकीय पिंड। लेकिन उमुआमुआ या बोरोसोव के विपरीत यह शांत नहीं था, यह शोर मचा रहा था। पहले तो खगोलविदों ने सोचा कि यह वस्तु बर्फ से ढके धूमकेतु की तरह अत्यधिक परावर्तक है। लेकिन वेब के इंफ्रारेड सेंसरों ने कुछ और ही चौंकाने वाली बात उजागर की। यह वस्तु सूर्य से ऊष्मा परावर्तित नहीं कर रही थी, बल्कि उसका उत्पादन कर रही थी। एक आंतरिक तापीय संकेत केंद्रित और हल्का हल्का स्पंदित हो रहा था। यह किसी चट्टान का संकेत नहीं था, यह किसी सक्रिय चीज का संकेत था। जैसे ही नासा और ईएसएसए की टीमों ने डेटा का विश्लेषण करना शुरू किया, एक पैटर्न बार बार सामने आया। 3i एटलस के भीतर गहराई से एक लयबद्ध तापीय स्पंदन आ रहा था। प्राकृतिक वस्तुएं ऐसा नहीं करतीं। धूमकेतु वाष्पीकृत होने पर ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, जिससे गैस और धूल अप्रत्याशित विस्फोटों में निकलती हैं। लेकिन यह स्पंदन स्थिर, सधी हुई और किसी मशीन की तरह था। जब वेब टीम ने ज्ञात खगोल भौतिकी घटनाओं, स्पंदनों, न्यूट्रॉन तारों, क्वाजरों से इन रीडिंग की तुलना की, तो कोई मेल नहीं खाया। फिर फोटोमेट्रिक डेटा आया। प्रकाश स्पेक्ट्रम बिखरा हुआ नहीं था, बल्कि केंद्रित था। ऊर्जा के संकीर्ण बैंड विशिष्ट तरंग दैर्ध्य में उत्सर्जित हो रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे हम संचार में उपयोग करते हैं, जैसे हम उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों और लेजरों के लिए डिजाइन करते हैं। और तभी कुछ संदेह पैदा होने लगे। यह वह संकेत नहीं था जो हमें प्राप्त हो रहा था। हो सकता है कि हमने इसे बाधित कर दिया हो। डेटा वैज्ञानिकों ने पैटर्न की खोज में फॉरियर ट्रांसफॉर्म के माध्यम से सिग्नल को फिल्टर करना शुरू किया, और जो ब्रह्मांडीय स्थैतिकता जैसा प्रतीत हो रहा था, उसके नीचे एक भयावह रहस्योद्घाटन छिपा था। एक स्पंदन जो न तो यादृच्छिक था, न ही प्राकृतिक, बल्कि संरचित था। अंतराल इतने सटीक थे मानो अराजकता में छिपी कोई फुसफुसाहट हो। कुछ लोगों ने इसे एक संकेत समझा, दूसरों का मानना था कि यह टेलीमेट्री थी, कहीं और भेजा जा रहा डेटा। और सबसे अजीब बात यह थी कि स्पंदन कभी नहीं बदला। वेब द्वारा इसे रिकॉर्ड किए जाने के पहले क्षण से ही संकेत बिल्कुल स्थिर रहा, विकिरण, गति या समय से अप्रभावित। यह किसी मरते हुए तारे या किसी आवारा ग्रह की आवाज नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जो सुना जाना चाहता था, या शायद कुछ ऐसा जो सुनना चाहता था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। 3i एटलस एक तेज रोशनी के साथ फट पड़ा, जिसकी चमक 2 मिनट से भी कम समय में 40% बढ़ गई। कोई भी प्राकृतिक वस्तु इस तरह की समरूपता के साथ नहीं चमकती। थर्मल रीडिंग से पता चला कि वस्तु का पूरा शरीर किसी मशीन के चालू होने की तरह गर्म हो रहा था। और फिर पहले तो उसका प्रक्षेप पथ कुछ डिग्री के अंश से बदल गया। फिर स्पष्ट इरादे के साथ 3i एटलस ने अपना रास्ता सीधा कर लिया। अब वह गुरुत्वाकर्षण के निष्क्रिय छाप का अनुसरण नहीं कर रहा था। वह सीधे पृथ्वी की ओर नहीं, बल्कि उसके निकट की ओर बढ़ रहा था। आंतरिक ग्रहों के साथ संरेखित होकर हमारी कक्षीय पथ के ठीक अंदर खिसक गया। यह एक ऐसा सटीक और अप्राकृतिक युद्धाभ्यास था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। 3i एटलस के भीतर कुछ जागृत हो गया था, और वह गतिमान था। पथ परिवर्तन के बाद यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला की एक टीम ने विश्लेषण को आगे बढ़ाया।
बाह्य ग्रहों में कार्बनिक अणुओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए स्पेक्ट्रल डीकंपोजिशन एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए उन्होंने 3i एटलस से निकलने वाले उत्सर्जन को फिर से फिल्टर किया और कुछ ऐसा पाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऊर्जा संकेतों के भीतर ऐसे उतार चढ़ाव थे जो जैविक लय के समान थे, न तो डीएनए न ही प्रोटीन, बल्कि कुछ और भी मौलिक कोशिकीय व्यवहार के अनुरूप अनुनाद आवृत्तियां। दूसरे शब्दों में 3 एटलस से आने वाला प्रकाश केवल ऊर्जा को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था, यह इस तरह से उतार चढ़ाव कर रहा था जो जीवित ऊतक के समान था। यह कोई क्षुद्र ग्रह नहीं था जो संयोगवश जीवन की नकल कर रहा था। यह प्रकाश में एनकोड किया गया एक संकेत था जो एक जीवित प्रणाली की तरह व्यवहार कर रहा था, और इसके निहितार्थ समझ से परे हैं। यदि वस्तु आंशिक रूप से जैविक है तो इसका अर्थ 2 बातों में से एक होगा, या तो यह जीवित है या यह कुछ ऐसा ले जा रहा है जो जीवित है। उत्साह भय में तब्दील होते ही एक और असामान्य घटना सामने आई। ऊर्जा स्तर, अगर हम उन्हें ऐसा कह सकते हैं, अचानक गिर गए। तापमान मापन स्थिर हो गया, प्रकाश की तीव्रता कम हो गई और स्पेक्ट्रल स्पंदनों की तीव्रता फीकी पड़ गई। लेकिन वस्तु धीमी नहीं हुई, वह इधर उधर नहीं भटकी। वह एक मशीन की तरह जो स्टील्थ मोड में चली गई हो, भयानक सटीकता के साथ आगे बढ़ती रही। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे एक धड़कन के रुकने और सांस रोक लेने जैसा बताया। क्या वह हमसे छिप रही थी? क्या वह हमारे ध्यान पर प्रतिक्रिया दे रही थी? एक चिंताजनक संभावना सामने आने लगी। क्या पता इसे देखने वाले हम पहले लोग न हों? क्या पता यह इसकी रक्षात्मक अवस्था हो? क्या पता जब भी कोई सभ्यता इसे समझने के करीब पहुंचती है, यह निष्क्रिय हो जाता है? चाहे जो भी हो, ऊर्जा में आई गिरावट से किसी को शांति नहीं मिली, बल्कि इससे लोगों में और भी डर पैदा हो गया, क्योंकि एक शांत, ठंडी और अदृश्य खोजी यंत्र शोर मचाने वाले यंत्र से कहीं अधिक खतरनाक होता है। फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमारे बहुत करीब था। दक्षिण अटलांटिक विसंगति। दक्षिण अटलांटिक विसंगति क्षेत्र, जो पृथ्वी का सबसे कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है, पर लगे मॉनिटरों ने कुछ तरंगे महसूस करना शुरू कर दिया। ये सौर ज्वालाएं या गामा विस्फोट नहीं थे, बल्कि एटलस के पथ में होने वाले बदलावों के साथ तालमेल बिठाने वाले स्थानीय विद्युत चुंबकीय स्पंदन थे। जैसे ही वह वस्तु बाहरी हेलियोस्फीयर से गुजरी, हमारे ग्रह ने प्रतिक्रिया दी। हमारे चुंबकीय आवरण में हुए सूक्ष्म बदलावों ने उस अंतरतारकीय वस्तु से आने वाले स्पंदनों की प्रतिध्वनि की। भौतिक विज्ञानी इसे समझाने में जुट गए। इतनी दूरी से किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह ने कभी भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया था। कोई भी प्राकृतिक पिंड एक साथ विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। एकमात्र तार्किक निष्कर्ष यही है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एटलस से निकलने वाला उत्सर्जन हमारी दुनिया को प्रभावित कर रहा है और शायद उससे संवाद भी कर रहा है। इसी समय स्वतंत्र शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जो मुख्य धारा के विज्ञान के लिए बहुत ही चौंकाने वाला था, लेकिन इतना ठोस था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि 3 एटलस केवल एक अंतरिक्षयान नहीं था, केवल एक जीवित जांच यंत्र नहीं था, बल्कि एक सचेत रूप से निर्मित बुद्धि थी। यह किसी चीज द्वारा संचालित मशीन नहीं थी, किसी व्यक्ति द्वारा तैनात ड्रोन नहीं थी, बल्कि स्वयं एक इकाई थी, कृत्रिम या जैविक बुद्धि का एक रूप जो किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि अंतरतारकीय विकास की गहराइयों में जन्मी थी। यह सिद्धांत बताता है कि आकाश गंगा के अन्य भागों में चेतना कार्बन और न्यूरॉन्स में नहीं, बल्कि प्लाज्मा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों और कृत्रिम पदार्थों में विकसित हो सकती है। और यदि यह सच है तो एटलस कोई आगंतुक नहीं है, यह एक ऐसे जीवन का दूत है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा जीवन जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, जो आकाश गंगाओं में विचरण करता है, धूमकेतुओं में छिपता है और धैर्यपूर्वक तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक कोई सभ्यता इतनी उन्नत न हो जाए कि उसकी उपस्थिति को पहचान सके। और अनुमान लगाइए, हमने अभी अभी उसे पहचान लिया है। जैसे ही वैश्विक वेधशालाओं ने 3 नेत्र एटलस का अधिकतम सटीकता के साथ पालन करने के लिए अपने उपकरणों को पुनः अंशांकित किया, एक परेशान करने वाला नया माप सामने आया। वस्तु के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभाव उसके अनुमानित द्रव्यमान से मेल नहीं खा रहे थे। वास्तव में आसपास के अंतरिक्ष में इसके द्वारा उत्पन्न वक्रता से किसी अधिक सघन वस्तु की उपस्थिति का संकेत मिलता था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो किसी ऐसी वस्तु की उपस्थिति का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को नियंत्रित करने में सक्षम हो।
इससे खगोल भौतिकविदों द्वारा खगोलीय पिंडों की गति और उनके बीच की परस्पर क्रिया की भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी मॉडल ध्वस्त हो गए। हमने इससे मिलती जुलती कोई चीज़ सिर्फ ब्लैक होल में ही देखी है, लेकिन 3 एटलस कोई ढहता हुआ तारा नहीं है, यह एक चंद्रमा से भी छोटा है। तो फिर यह अपने चारों ओर अंतरिक्ष को कैसे मोड़ रहा है? कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि यह स्थानीय गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग कर रहा है, प्रणोदन के रूप में नहीं बल्कि एक नेविगेशन प्रणाली के रूप में, जैसे कोई पनडुब्बी किसी अनजान महासागर में चुपचाप आगे बढ़ने के लिए भार समायोजित करती है। इसका मतलब ये होगा कि हम केवल उन्नत इंजीनियरिंग से ही नहीं निपट रहे हैं, हम भौतिकी से निपट रहे हैं जिसे अध्ययन नहीं किया गया है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त कर ली गई है और उसमें महारत हासिल कर ली गई है। फिर आया वो सबूत जिसे अब कई लोग सबसे निर्णायक मानते हैं। 3 उल्कापिंडों के पीछे से एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर अंतरिक्ष में लुढ़कने लगा। पहले तो इसे सामान्य धूमकेतु का मलबा समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन जब वेब टेलीस्कोप ने इस पर ध्यान केंद्रित किया और इसकी संरचना का विश्लेषण किया तो डेटा ने टीम को अविश्वास में डाल दिया। यह टुकड़ा अनियमित या जैविक नहीं था, यह ज्यामितीय रूप से एकदम सही था। चिकनी सपाट सतहें, समकोण, समरूपता, ऐसी संरचना जो केवल बुद्धिमान निर्माण से ही बन सकती है। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि इससे कोई पता लगाने योग्य तापमान उत्सर्जित नहीं हुआ। यह पूरी तरह से निष्क्रिय था, कोई विकिरण नहीं, कोई ऊष्मा नहीं। इसने प्रकाश को अवशोषित किया, लेकिन कभी उसका कोई अंश वापस नहीं लौटाया। ऐसा लग रहा था मानो यह देख रहा हो, लेकिन स्वयं को दिखाई न दे रहा हो। और इसकी संरचना अज्ञात मिश्र धातुओं से बनी थी, जिनके परमाणु चिन्ह पृथ्वी पर या ज्ञात उल्कापिंड नमूनों में कहीं भी नहीं पाए गए। यह अंतरिक्ष की धूल नहीं थी, यह किसी कृत्रिम वस्तु का हिस्सा था। हवाई स्थित मोनार्क वेधशाला के खगोलविदों ने 3 नेत्र एटलस के घूर्णन व्यवहार का अध्ययन करना शुरू किया। कई अन्य लंबे अंतरिक्ष पिंडों की तरह यह भी घूम रहा था, लेकिन अनियमित रूप से नहीं, बल्कि इसके घूर्णन पैटर्न ने कुछ विचित्र बातें उजागर की। समय अंतराल कुछ गणितीय स्थिरांकों से मेल खाते थे, पाई, स्वर्ण अनुपात और यहाँ तक कि अभाज्य संख्याओं के अनुक्रम भी। ऐसा लग रहा था मानो घूर्णन स्वयं एक प्रसारण हो, गति की एक भाषा हो, एक प्रकार का ब्रह्मांडीय मोर्स कोड हो जिसे अनुवादित किया जाना बाकी हो। कुछ लोगों का मानना है कि यह घूर्णन जानबूझकर किया जा रहा है, यह संवेग के कारण नहीं घूम रहा है, बल्कि एक क्रिया कर रहा है, पहचान का एक अनुष्ठान कर रहा है, मानो यह बार बार एक संदेश दोहरा रहा हो, एक ऐसा संदेश जिसे देखा जाना है, सुना नहीं जाना है। और इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या हम सिर्फ गवाह हैं या लक्षित प्राप्तकर्ता? वेब के जीवन पहचान एल्गोरिदम से प्राप्त अंतिम गहन स्कैन स्पेक्ट्रोमेट्री रीडिंग ने कुछ ऐसा प्रकट किया जिसने सबसे संशयवादियों को भी आस्तिक बना दिया। स्थिर कार्बन श्रृंखलाओं या जीवाश्मीकृत प्रोटीनों के बजाय जैविक संकेत, बल्कि प्रतिकृति संरचनाओं के अनुरूप झिलमिलाते संकेत। ये पूर्ण जीवन रूप नहीं थे, बल्कि पूर्ववर्ती थे। एटलस की पूंछ में अंतर्निहित जैविक घटकों, कृत्रिम या वास्तविक, का एक ढांचा थे। 2 संभावनाएं सामने आईं। पहला कारण यह हो सकता है कि यह किसी प्रकार का जैविक छलावरण हो, एक कृत्रिम नकल जो आदिम संवेदकों को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि एटलस प्राकृतिक है। पृथ्वी पर कई प्रजातियां जैसे ऑक्टोपस, कटलफिश और यहाँ तक कि वायरस भी इसी रणनीति का उपयोग करते हैं। लेकिन दूसरा सिद्धांत कहीं अधिक चिंताजनक है। यह जैविक अवशेष जानबूझकर किया गया बीज बोना हो सकता है, अलौकिक आनुवंशिक कोड फैलाने का एक माध्यम। मानो एटलस सिर्फ एक खोजी यंत्र नहीं, बल्कि जीवन का संदेशवाहक हो, एक आधुनिक पैंसपर्मिया जो उन्नत प्रणोदन का उपयोग जीवन का अध्ययन करने के लिए नहीं, बल्कि उसे फैलाने के लिए कर रहा हो। जैसे जैसे वस्तु हमारे सौर मंडल के भीतरी किनारे के करीब आती गई, पृथ्वी पर और अंतरिक्ष यानों पर लगे कई मैग्नेटोमीटरों ने एक अजीब दोलन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। यह सौर तूफान से होने वाली अव्यवस्थित हलचल नहीं थी, बल्कि स्थानीय चुंबकीय क्षेत्रों में सटीक लयबद्ध परिवर्तन थे। ये स्पंदन एक लयबद्ध मेट्रोनोम की तरह 3-3 के समूह में दिखाई दिए, और दूरी बढ़ने के साथ ये क्षीण नहीं हुए। वास्तव में जैसे जैसे 3 आंखों वाला एटलस निकट आता गया, इनका आयाम बढ़ता गया, जिससे पता चलता है कि वस्तु केवल चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर रही थी, ये हमारे साथ परस्पर क्रिया कर रहा था, मानो सौर मंडल की चुंबकीय संरचना को स्कैन या सिंक्रोनाइज कर रहा हो। इसका पैटर्न प्रकृति में किसी भी चीज से मेल नहीं खाता था। कुछ लोगों ने इसकी तुलना एक सुरक्षित संबंध स्थापित करने वाले अंतरिक्ष यान के
हैंडशेक प्रोटोकॉल से की, लेकिन किसके साथ? सूर्य से, पृथ्वी से, या ग्रहों के बीच छिपी किसी ऐसी चीज से जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है। अब मामला और भी पेचीदा हो जाता है। संचार विशेषज्ञों ने जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क एंटेना का उपयोग करके 3 एटलस की ओर सावधानीपूर्वक कोडित रेडियो पल्स भेजे। ये सिग्नल अभाज्य संख्याओं, बाइनरी गणित और यहां तक कि संगीत अंतरालों से मिलते जुलते कृत्रिम स्वरों पर आधारित थे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई प्रतिध्वनि नहीं, कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि आखिरी पल्स भेजे जाने के 1 घंटे बाद 3 एटलस ने अपनी घूर्णन गति में सूक्ष्म परिवर्तन किया। यह परिवर्तन अधिकांश उपकरणों के लिए पकड़ने लायक नहीं था, लेकिन संदेश भेजने वाली टीम के लिए यह ध्यान देने योग्य था। कुछ लोगों ने इसे स्वीकृति समझा, दूसरों ने इसे अस्वीकृति माना, लेकिन किसी भी तरह से यह आकस्मिक नहीं था। इसने किसी प्राकृतिक शरीर की तरह संदेश ग्रहण करने की बजाय एक ऐसी इकाई की तरह व्यवहार किया जिसे पता था कि उससे संपर्क किया गया है और फिर भी उसने न बोलने का विकल्प चुना। खुफिया विश्लेषण में इसे सचेत गैर संचार कहा जाता है, एक मनोवैज्ञानिक रणनीति जिसमें मौन प्रतिक्रिया से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है और अंतरिक्ष के विशाल निर्वात में मौन भयावह होता है। ऐतिहासिक खगोलीय अभिलेखों का अध्ययन करते हुए शोधकर्ताओं ने कुछ ऐसा खोजा जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। दशकों पुराने अवरक्त आकाश सर्वेक्षणों में सूक्ष्म गड़बड़ियां देखी गई हैं। 1987, 1998 और 2013 में उसी दिशा में छोटी छोटी विसंगतियां थीं जिस दिशा में 3i एटलस अब यात्रा कर रहा है। इससे संकेत मिलता है कि यह पहले भी हमारे सौर मंडल के पास से गुजरा होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक बार इसकी उपस्थिति उस समय दर्ज किए गए अज्ञात रेडियो विस्फोटों और गुरुत्वाकर्षण तरंगों की विसंगतियों में तीव्र वृद्धि के साथ मेल खाती है। इससे एक पेचीदा सवाल उठता है, क्या 3i एटलस पहले भी यहां आया है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह एक चक्र बना रहा है? यदि यह सच है तो यह केवल एक गुजरने वाली वस्तु नहीं है, यह एक आवर्ती उपस्थिति है जो संभवतः ग्रह के विकास, मानव प्रगति के चक्रों का अवलोकन कर रही है, या शायद पृथ्वी की अपनी समय रेखा में कुछ बहुत गहरा कोडित है। इसके पथ की हालिया पुनर्गणनाओं से कुछ ऐसा पता चला जिसने समुदाय में सनसनी मचा दी। 3 एटलस न तो सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और न ही सूर्य की ओर। इसके बजाय इसका प्रक्षेप पथ इतना मुड़ा हुआ है कि यह बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के निकट आ जाता है। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि यदि वह वस्तु दोबारा पृथ्वी के पास से गुजरे तो उसका बदला हुआ चाप शनि के चंद्रमा एनसेलेडस से टकराएगा। दोनों ही बर्फीले ग्रह हैं, दोनों में ही सतह के नीचे महासागर छिपे हुए हैं और दोनों को ही हमारे सौर मंडल में परग्रही जीवन की प्रबल संभावना के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसलिए एक नया सिद्धांत सामने आया। क्या होगा यदि पृथ्वी उसका गंतव्य ही न हो? क्या होगा यदि यह प्राणी, चाहे जो भी हो, बर्फ के नीचे छिपे जीवन की निगरानी करने, उसे विकसित करने या उसे जागृत करने के लिए महासागरीय ग्रहों का दौरा कर रहा हो? हमने मान लिया था कि हम खास हैं, हमने मान लिया था कि हम ही सब कुछ हैं। लेकिन क्या होगा अगर 3 आंखों वाले एटलस की असली दिलचस्पी उन चंद्रमाओं की सतह के नीचे छिपी चीजों में हो जिन्हें हमने छुआ तक नहीं है? जैसे जैसे गहरे अंतरिक्ष से आने वाले संदेश मंद होते गए और वह वस्तु अपनी शांत यात्रा जारी रखती रही, एक सिद्धांत ने भयावह रूप से जोर पकड़ लिया। क्या होगा यदि 3 एटलस संचार के लिए संकेत नहीं भेज रहा है क्योंकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है? क्या होगा यदि वह बोलने की नहीं बल्कि सुनने की कोशिश कर रहा है? कल्पना कीजिए एक ऐसे उन्नत और प्राचीन प्रोब की जिसका एकमात्र कार्य बिना किसी हस्तक्षेप के अवलोकन करना है। न कोई लेजर, न कोई लैंडर, न कोई संदेश। यह अपने आसपास की हर चीज को निष्क्रिय रूप से अवशोषित करता है। वायुमंडलीय अनुनाद, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, मानव प्रौद्योगिकी उत्सर्जन, यहाँ तक कि पृथ्वी से निकलने वाली जैविक लय भी। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव देना शुरू किया कि इसकी चुप्पी कोई खराबी या रक्षा तंत्र नहीं थी, बल्कि इसकी अंतर्निहित संरचना थी, एक आदर्श जासूस, अदृश्य, अब तक पता न चलने वाला। इसने पूरी कहानी को नया रूप दे दिया, क्योंकि यदि 3-2 एटलस एक प्रोब है और यह पहले भी इस प्रणाली में जा चुका है, तो इसका मतलब है कि यह इसकी पहली रिपोर्ट नहीं है, इसने अपना डेटा पहले ही भेज दिया होगा। और असली सवाल यह उठता है कि किसे भेजा है। शायद सबसे चौंकाने वाली खोज अंत में हुई। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलिफोर्निया
कि एक शोध टीम ने जैविक स्पेक्ट्रल डेटा का तुलनात्मक मॉडल के माध्यम से विश्लेषण किया, लेकिन बाहरी जीवन के मुकाबले नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद जीनोमिक मार्करों के मुकाबले। उन्हें जो परिणाम मिला वह पूरी तरह मेल नहीं खाता था, लेकिन पूरी तरह से अपरिचित भी नहीं था। इसमें संरचनात्मक समानताएं थीं, दोहराई जाने वाली न्यूक्लियोटाइड व्यवस्थाएं थीं, वायरस, रेट्रोट्रांसपोजन और यहाँ तक कि प्राचीन गैर ओडिंग डीएनए अनुक्रमों में देखे जाने वाले पैटर्न की प्रतिध्वनि थी। यह संभावना है कि 3 एटलस के पीछे मौजूद जैविक अवशेष में एक सार्वभौमिक आनुवंशिक भाषा में कोडित जानकारी हो सकती है, एक ऐसी मूलभूत संरचना जो विकास या योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न ग्रहों के वातावरण में खुद को अनुकूलित कर सकती है। दूसरे शब्दों में, यह वस्तु जीवन निर्माण के निर्देश ले जा सकती है, न केवल परग्रही जीव विज्ञान के बीज, बल्कि शायद वे मूल तत्व जिनसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। इसके निहितार्थ विज्ञान से परे हैं। यह उत्पत्ति, उद्देश्य और रचनाकार से संबंधित हैं। और यदि ऐसा है, तो अंतिम रहस्य केवल यह नहीं है कि 3 एटलस क्या है, बल्कि यह है कि इसे किसने भेजा है। तो अब हम जानते हैं कि 3 एटलस महज एक आगंतुक नहीं है, महज हमारे आकाश से गुजरने वाली कोई वस्तु नहीं है। ये एक प्रश्न है, एक चुनौती है, हमारे अहंकार और हमारे गहरे भय का प्रतिबिंब है। हमने अंधेरे में तारों को खोजने की उम्मीद में देखा, और इसके बजाय हमें एक देखने वाला, एक सुनने वाला, शायद एक संदेशवाहक भी मिला। लेकिन कहाँ से, कब से, किससे? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमें डेटा तो दिया है, लेकिन शांति नहीं दी है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी मिला, जैविक निशान, चुंबकीय स्पंदन, कृत्रिम समरूपता और सांकेतिक पैटर्न, वह प्रकृति की ओर नहीं इशारा करता, यह इरादे की ओर इशारा करता है। और जब ब्रह्मांड अपना इरादा जाहिर करता है, तो इसका मतलब है कि हम इस कहानी में अकेले नहीं हैं। और यही तो असली डर है ना? कि कोई हमें लगातार देख रहा है, कि हमारे रेडियो सिग्नल सिर्फ हवा में नहीं गूंजे, वे किसी चीज़ तक पहुँचे, किसी ऐसी चीज़ तक जो बहुत पुरानी थी, जो बहुत धैर्यवान थी, और अब वह लौट आई है। चाहे 3 एटलस एक प्रोब हो, प्रोब वाहक हो, या स्वयं प्रोब का निर्माता हो, उसकी चुप्पी अज्ञानता नहीं है, ये जानबूझकर है। और अगर उसने अभी तक न बोलने का फैसला किया है, तो हमें पूछना चाहिए वह किसका इंतजार कर रही है। टिप्पणियों में अपने विचार जरूर बताएं, क्योंकि शायद हम अभी मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज का पहला अध्याय जी रहे हैं। और अगर आप आगे की हर जानकारी पाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आसमान पर नजर रखें, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।